मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल में हम आज पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। जब अपन स्टोर लेजर तैयार करते हैं तो उस समय स्टोर लेजर तैयार करते समय हमें अवधि के अंत में स्टॉक का मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन यदि केवल हमें स्टॉक का ही मूल्यांकन करना हो, इस संबंध में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो कि हमने जो सामग्री है वो किन किन तिथियों को निर्गमित की हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि सामग्री हमने मंथ एंड में, मतलब जो भी आपको महीना दे रखा हो या जो आपको डिटेल्स दे रखी हो, उसके आधार पर अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो जितना भी अपना मटेरियल है वो अवधि के अंत में निर्गमित किया गया था, उसके अनुसार ही हम सामग्री का मूल्यांकन कर सकते हैं। सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए आपको क्वेश्चन में जो भी मेथड दे रखा होगा उसके आधार पे अपन चलेंगे। इसके संबंध में अपन एक प्रॉब्लम करेंगे, उस प्रॉब्लम के से आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से करना है। हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून की हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून, 5 महीने की एक इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसमें आपको बता रखा है 400 यूनिट्स। ये यूनिट्स है हमारे, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ रुपीज। 400 यूनिट्स थे हमारे पास, 2 रुपये के हिसाब से थे। 300 यूनिट्स 3 रुपये की उसकी रेट थी। 500 यूनिट्स 4 रुपये के हिसाब से थे। 200 यूनिट्स 5 रुपये के हिसाब से थे और 100 यूनिट्स हमारे थे 6 रुपये के हिसाब से। आपको ये बता रखा है कि 30 जून 2019 को हमारे पास शेष जो यूनिट्स बचे हुए थे वो थे 500 यूनिट्स। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 मेथड काम में लेने हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड। तीनों मेथड से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करने के लिए सबसे पहले अपन FIFO मेथड लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बाय FIFO मेथड। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक लिखो या कुछ भी लिख सकते हैं अपन, बाय FIFO मेथड। एक इसके लिए हमें सिंपल एक टेबल बना लेंगे। टेबल में किस दर का माल है ये आ जाएगा आपके पास, रेट, यूनिट्स, रेट, यूनिट्स एंड अमाउंट, और यहाँ पे अपन लिखेंगे मंथ। सबसे पहले अपन चल रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब होता है कि जो माल हमारे पास सबसे पहले आया था उस माल को हमने सबसे पहले इशू करा। आपको ये 5 महीने का दे रखा है, सबसे पहले जनवरी का दे रखा है। अब जब अपन ने इशू किया होगा तो सबसे पहले जनवरी का करेंगे, फिर फरवरी का किया होगा, फिर आपने मार्च का किया होगा। लेकिन मार्च का पूरा नहीं होगा, हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, 500 यूनिट्स का बचा हुआ है। 500 यूनिट्स का बचने में जून के 100 यूनिट्स है हमारे पास, जून 100 यूनिट्स और डेट होगी यहाँ पे 6 रुपये। इसके पश्चात अप्रैल के 200 यूनिट्स, रेट होगी हमारी 5 रुपये, 1000 रुपये, 600 रुपये। और मार्च में से हमें, मार्च में टोटल यूनिट्स थे आपके पास 500 यूनिट्स आए थे, लेकिन 300 यूनिट्स तो हो गए, स्टॉक में बचा हुआ है केवल 500, तो मार्च में से हम कितने ले लेंगे, 200 यूनिट्स। मार्च 200 यूनिट्स टोटल हो गए हमारे पास 500, क्योंकि स्टॉक हमारे पास कितने यूनिट्स का बचा हुआ है, 500 यूनिट्स का बचा हुआ है। 200 यूनिट्स की रेट होगी वही 4 रुपये और यहाँ पे आ जाएगा 800, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई हमारी 2400 रुपये।
तो ये यदि अपन ये देखें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 500 यूनिट्स की 2400 रुपये। अब दूसरा मेथड होगा फीफो मेथड के बाद लीफो मेथड से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जगह लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो माल सबसे अंत में आया उसको सबसे पहले इशू किया गया। आपने सबसे पहले इशू किया होगा जून का, फिर हमने अप्रैल का इशू कर दिया होगा, फिर हमने मार्च का इशू किया होगा, और हमारे पास जो स्टॉक में बचा हुआ है वो है जनवरी का माल 400 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये, और फेब में से लेंगे सिर्फ 100 यूनिट्स। फेब में से लेंगे हम मात्र 100 यूनिट्स, रेट होगी 3 रुपये 300, और टोटल स्टॉक की वैल्यू हो गई हमारी 1100 रुपये। 500 यूनिट्स जो हमारे पास स्टॉक में बचे हुए हैं उनकी स्टॉक की वैल्यू कहलाएगी 1100 रुपये। ये होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। यदि आपको इस तरह की क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप एक फिगर अज्यूम कर लीजिए। हमारे पास देखिए टोटल स्टॉक कितना है 400 प्लस 300 7 2 7 5 12 2 14 और 1 15 1500 यूनिट्स टोटल यूनिट्स है हमारे पास। अब हम ये मान के चलेंगे कि 1000 यूनिट्स आपने इशू कर दिए। यदि हमें 1000 यूनिट्स इशू करने पड़ जाएं और हमें 30 जून को आपने इशू कराओ 1000 यूनिट्स, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब होता है जो माल सबसे अंत में है उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो 1000 यूनिट्स करने के लिए सबसे लास्ट में है जून का, उसको देंगे, फिर अप्रैल का देंगे, फिर मार्च का देंगे, और फेब में से खाली हम कितने यूनिट्स दे देंगे 200 यूनिट्स दे देंगे, और शेष जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद तीसरा मेथड आपसे पूछा है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड निकालने के लिए हमारे पास जितना भी स्टॉक है उससे अपन एवरेज निकालेंगे। अमाउंट रुपीज, जनवरी में थे 400 यूनिट्स 2 रुपये रेट थी 800 रुपये, फेब में थे 300 यूनिट्स 3 रुपये रेट थी 900, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। मार्च में थे हमारे पास 500 यूनिट्स, रेट थी मेरी 4 रुपये 2000, अप्रैल में थे 200 यूनिट्स, रेट थी 5 रुपये 1000, जून में थे 100 यूनिट्स 6 रुपये के हिसाब से 600, टोटल हमने लिए थे 1500 यूनिट्स, और अमाउंट का भी आप टोटल निकालेंगे 5300। इसके बाद हम एक एवरेज प्राइस निकालेंगे। एवरेज प्राइस निकालने के लिए जो आपकी टोटल प्राइस है या टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एवरेज प्राइस टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल total cost of material upon total units total cost of material हमारी 5300 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 1500, और यदि आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी फिगर आ जाएगी 3.533 ये आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी, जिसको आप लिख देंगे यहाँ पर 3.533, तो आपके पास आ जाएगा 5300, और फिर आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ 500 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ 500 यूनिट्स निकालने के लिए 500 यूनिट्स रेट यही वाली आएगी 3.533,
500 यूनिट्स पे यदि आप 3.533 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1766 रुपये। तो ये तीनों मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसके लिए बस सिंपल आपको इतना सा ही ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए कि आपको जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और जिस भी मेथड को आप काम में ले रहे हैं उस मेथड में किस प्रकार से माल इशू करने का क्या तरीका होता है। एक प्रॉब्लम और करते हैं अपन, इसमें भी स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो भी अपन स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं वो हमारी हमेशा 31 मार्च को निकाली जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गणना करने में हमें समय लग जाता है, तो हमें जो एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू वो पता नहीं हो पाती और हमें एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू की गणना उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुमान तय करनी पड़ती है। एक व्यापारिक कंपनी के वार्षिक खाते 31 मार्च 2019 को बनाने थे, लेकिन स्टॉक की गणना 5 अप्रैल 2019 तक नहीं हो पाई और उस दिन स्टॉक का मूल्यांकन 68,567 रुपये हुआ। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2019 के बीच हमारे निम्नलिखित लेन देन हुए। परचेज 4,600, परचेज रिटर्न थी 200, सेल्स 10,500, सेल्स रिटर्न 625 और लागत पर सकल लाभ 25%। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा होता है और लागत पर सकल लाभ 25%, कई बार ऐसा होता है कि ये जो सकल लाभ दे रखा होता है वो विक्रय पर दे रखा होता है। यदि हमें विक्रय पर दे रखा हो तो हमें किस प्रकार से निकालना हो, लागत पर दे रखा हो तो किस प्रकार से निकालना है, इनका दोनों का मेथड अलग अलग होता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न में ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। Statement showing valuation of stock as on 31st March 2019। ये स्टेटमेंट आप चाहो तो अकाउंट शेप में भी बना सकते हो, लेकिन आजकल स्टेटमेंट शेप में ही बनने लगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपल एक अकाउंट बना लीजिए और अकाउंट से फिगर निकाल लीजिए और अकाउंट से जब अपन फिगर निकाल लेंगे तो उसको स्टेटमेंट शेप में लिख सकते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट शेप में बता दूँ, फिर इसी क्वेश्चन को अपन एक बार अकाउंट शेप में मैं बता दूँगी किस प्रकार से करना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन valuation of stock as on 5th April 2019। ये क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है 68,567। एट जो आइटम्स अपन क्रेडिट में लिखते हैं उनको ऐड किया जाए। एट सेल्स क्वेश्चन में बता रखी है आपको 10,500 रुपये। सेल्स है हमारी 10,500 रुपये लेस सेल्स रिटर्न हमें क्वेश्चन में बता रखा है 625 रुपये। 9,875 रुपये। अब जब अपन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो हमें हर चीज कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी। अब सेल्स में तो हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हम इसमें से पहले प्रॉफिट लेस करेंगे, लेस ग्रॉस प्रॉफिट %25 ऑन कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट। इसको निकालने के लिए माना कॉस्ट के बेसिस पे दे रखा है, इसलिए कॉस्ट को अपन 100 मानेंगे। माना कॉस्ट इज 100, तो सेल्स होगी हमारी कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट है 25 इज इक्वल्स टू 125। अब 125 हमारी सेल्स है, तो प्रॉफिट होता है हमें 25, एक पे होगा 25 बटा 125, तो 9,875 रुपये पे हमें कितना प्रॉफिट होगा? 125 1,975 रुपये, 1,975 रुपये ये इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो आपके पास आ जाएगा 1,975 में से यदि अपन 1,975 रुपये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7,900 रुपये। इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, इसके बाद ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो हमें लिखना है यहाँ पर। ₹76,467 अब लेस परचेजेस, लेस परचेजेस निकालने के लिए 4,600 आपको परचेज दे रखी है, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न थी हमारी मात्र 200 रुपये, 4,400 रुपये। अब और कोई हमें आइटम नहीं दे रहा, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 72,067 रुपये। ये कहलाएगा आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। अब चाहो तो आप इसमें एक चेंज और कर सकते हैं अपन। मैंने यहाँ पे लेस करते समय परचेज में से ही परचेज रिटर्न को यहाँ पे माइनस करके फिर शो किया है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो परचेज रिटर्न है उसको पहले इस 68,567 रुपये में ऐड कर दो और फिर 4,600 को इसमें से माइनस कर दो। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं सेल्स रिटर्न को भी सेल्स में से माइनस करके शो कर रही हूँ, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रही हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेल्स रिटर्न को यहाँ पे लेस की साइड में दिखाइए और यहाँ पे फिर आपको दोबारा से ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल्स रिटर्न में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन आपको डबल करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया और फिर इसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके चल रहे हैं, और इस तरह से एक ही फिगर यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ी और एक ही फिगर को हमें इसमें से माइनस करना पड़ रहा है। तो ये आपके आ गया 72,067 रुपये। आप यदि इसको स्टेटमेंट शेप में बनाते हैं तो स्टेटमेंट शेप में हमारा इस तरह से बनता, ये दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में अपन यहाँ पे लिखते हैं सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और फिर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आती है अपनी परचेजेस और लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन तीनों फिगर को ऐड किया। मैंने जब स्टेटमेंट शेप में बनाया तब भी मैंने क्या किया, इन तीनों फिगर को ऐड किया करके चल रही और इसमें से माइनस कर दिया परचेजेस और अपन ने यहाँ पे भी कर दिया लेस परचेजेस। तो क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम्स का जो भी आप एडजस्टमेंट करते हैं उसको आप स्टॉक में ऐड करके चलेंगे और शेष को अपन इसमें से माइनस कर देंगे। थैंक यू।